स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे आपके सामने यूपीएससी के एक सीरीज़ शुरू करी हमने, जिसमें यूपीएससी जियो केमिस्ट के मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक के, जिसमें लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है तो मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे आप लोगों के साथ में। ठीक है, 2020 के शुरू करे अपन ने, 2025 तक मैं सारे आपको कंटिन्यूएशन में करवाऊँगा। एक दिन में तो नहीं हो सकते, बट वन बाय वन आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, उसी सीरीज में हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग कंपाउंड ए। ये कंपाउंड आपको ए दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इनेंशियोमर्स ऑफ ए। इस ए का हमें क्या बनाना है, इनेंशियोमर बनाना है। ठीक है जी, समझ गए बात का। ओके, अब ए का इनेंशियोमर देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके काफ़ी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप ये है कि इसका आर एस नोमेनक्लेचर कर लो। और ये क्वेश्चन भी अगर आपको मैं सच सच कहूँ तो बिल्कुल जेई और नीट लेवल का है। बिल्कुल नीट लेवल भी कह सकते हो आप इसको, जेई और नीट लेवल का है। वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। तो एक आपको ना इस चीज़ का आइडिया लगेगा यहाँ से कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट की, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, मेंस में नहीं आया। मेंस पे लिखने वाले क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूँगा, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, उस पर चलेंगे कभी। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ उस पर बात करते हैं अपन। तो सिंपल आर एस नेमिंग कर लो। फिर आप क्या कर लो, जो ऑप्शंस दिए उनमें भी आर एस नेमिंग कर लो। और दोनों सेंटर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 2 कायरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं मेरे पास, जिनको दो को भी जो मैं डार्क कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों कायरल सेंटर है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। फिर जो ऑप्शंस में दिए उनकी निकाल लो। वहाँ से जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए दोनों की दोनों, तो इनेंशियोमर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है आप मॉलिक्यूल को रोटेट वगैरह करके भी देख सकते हो, उससे भी डायरेक्टली पहचाना जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शंस देखता हूँ, ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है, ये 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीका आर एस वाला है। तो आर एस वाले से अगर सिखाऊँ आपको, चलो आर एस वाला भी सिखा देता हूँ, क्योंकि आर एस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर बाकी घुमाने वाले तरीके से भी, रोटेशन से भी समझा दूंगा। तो अगर मैं पहला लिखूँ कि यहाँ पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी नंबर 1 जाएगी, फिर इधर नीचे वाले कार्बन को 2 नंबर प्रायोरिटी, इसको 3 नंबर प्रायोरिटी। अगर आप 1 से 2 से 3 जाएंगे तो आप कैसे जा रहे हैं, 1 से 2 से 3 आप यहाँ पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में अगर मेरे पास 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होता है तो आर होता है, लेकिन यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एस। तो ये हो गया मेरे पास एस। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग करते हैं दूसरे सेंटर पे ट्राई। दूसरे सेंटर पे कैसे, तो ये समझो आप कि यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन को नंबर 1 दूंगा, फिर इधर मेरे पास नीचे की तरफ 2 नंबर, और ये 3 नंबर। 1 से 2 से 3 चलना आपको। तो कैसे जाएंगे आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में वैसे एस होता है, बट हमारे पास 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे। ये हॉरिजॉन्टल पे है ना, हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है, इसीलिए इसका वैसे तो क्या आता नाम, एस आता, बट इसका आर आएगा। ठीक है तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस, और अलग वाले कार्बन की है आर। तो ऐसा मेरे को ढूंढना है कि एस आर का अपोजिट, यहाँ पे एस आर का अपोजिट आर एस ढूंढना है। तो ब्रोमीन वाला आर आना चाहिए और दूसरा वाला एस आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन से ही चेक कर लो। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो पहले में देखो, ये वाला स्केलेटन डिट्टो दिख रहा है मेरे को, ऊपर वाला स्केलेटन। अगर ये स्केलेटन डिट्टो सेम होगा तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता आंसर। ए तो वैसे ही दिख रहा है अपने को, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम डिफरेंट अपोजिट होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ। दूसरे ऑप्शन में अपने पास, नहीं सॉरी, नहीं मैंने मिस्टेक कर दी, ये तो अलग ही दिख रहा है, सेम नहीं है। सेम तो दूसरे का है। तो ब्रोमीन इस साइड आ गया, मतलब इसका तो चेंज हो गया, लेकिन नीचे वाला स्केलेटन सेम रह गया। हाँ, नीचे वाला स्केलेटन सेम रह गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब बी में आ जाओ। बी में क्या रह गया, बी में अपने पास ऊपर वाला स्केलेटन तो हाइड्रोजन और बी आर एक्सचेंज हो गए, तो ऊपर वाला स्केलेटन तो जस्ट रिवर्स हो गया। लेकिन नीचे वाले स्केलेटन में आप देखोगे तो ऐसे समझो इस बॉन्ड को कांस्टेंट करते हुए और रोटेट करवा दिया गया। मतलब ये इधर आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, और ये CH3 यहाँ चला गया। इसका मतलब ये कोई चेंज थोड़ी हुआ है, ये तो वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी है कि नहीं।
भाई CH2CH3 यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये करते ही तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना मेरा, इसलिए इसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी नहीं होगा। चाहे तो आप RS से भी निकाल के देख सकते हैं। सिमिलरली आप अगर सी में ट्राई करेंगे तो सी में तो देखो, सी में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला तो चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे वाले को अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला आपको नज़र आएगा कि आपने रोटेट करवा दिया कुछ इस तरीके से। मतलब इसको, ये भी अपने पास कुछ वो है, चलो आयुपेक नेम भी आपको करके दिखा सकता हूँ मैं कैसे। अगर आप नंबरिंग करेंगे नीचे वाले की, तो 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 1 से 2 से 3 आप कैसे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का हमें पता है आर होता है, बट सॉरी एस होता है, बट यहाँ पे आर होगा, आर होगा। और हमारे मोलिक्यूल में भी क्या था, हमारे मोलिक्यूल में भी आर था इसका नीचे वाले का, तो इसका मतलब सेम सेम जा रहे हैं। तो इनिशियोमर तो नहीं हो सकते, इनिशियोमर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आया था एस और आर, तो एस और आर का अगर आपको इनिशियोमर लेना है तो ऊपर वाला तो आर आना चाहिए, ये एस आना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन हमारे पास ये नीचे वाला सेम आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में मैं आपको RS नेमिंग से भी समझाता हूँ कि कैसे हो जाएगा। तो ब्रोमीन को 1 नंबर दीजिए आप, नीचे 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 1 से 2 से 3 आप कैसे जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अपन लिखा करते हैं क्या, एस। बट यहाँ पे चूंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप मेरे पास वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। ये आर हो गया। दूसरे पे चलिए ज़रा, अगर हम लोग इसको देखें तो 1 नंबर ऊपर है ना, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्या आता है मेरे पास, आर, बट आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एस। ठीक है, तो आर एस, देखो उल्टा हो गया ना, आर पहले एस आर था अपने पास, ये देखो ये एस और आर ब्रोमीन और नीचे वाला जो कार्बन है उसका, और अब आ रहा है आर एस, तो जस्ट अपोजिट हो गई। इसका मतलब ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनिशियोमर पहचानना था। तो 11th क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द कोलेस्ट्रॉल। ये आपको कोलेस्ट्रॉल दिया गया, स्ट्रक्चर देखिए जरा। अब देखो मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आपने CSI और नेट गेट वगैरह एग्जाम दिए है तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, आपको सिमेट्रिकल मोलिक्यूल दिया जाता है ना। जब भी आपको नंबर ऑफ आइसोमर या ऑप्टिकली आइसोमर इस तरीके से पूछा जाए तो 2 टाइप की चीज़ें होती है अपने पास, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, दूसरा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, या एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। अब जब भी ऐसे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल दिया जाएगा ना, वो हमेशा ही एसिमेट्रिक की कैटेगरी में या अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएगा। सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, कहीं से भी सिमेट्री नहीं दिख रही मुझे इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और ये कोलेस्ट्रॉल, ये एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, ये सब इस टाइप के कंपाउंड जो रहते हैं इनमें सिमेट्री नहीं रहती है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जब भी अपने पास, जब भी टोटल आइसोमर की बात की जाए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर तो होते हैं मेरे पास 2⁻n। कितने होते हैं, 2⁻n। एन क्या होता है अपने पास यहाँ पे, एन होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या क्या होता है अपने पास, 2 चीज़ें होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा ऑप्टिकल। 2 टाइप के सेंटर होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों को काउंट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकली आइसोमर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन वगैरह तो वैसे ही यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम है, तो वो तो सिंस ट्रांस आइसोमरिज्म वैसे ही नहीं दिखाने वाली है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर ढूंढने हैं, तो आपको काम क्या करना है, कायरल सेंटर ढूंढना है और 2⁻n कर देना है। अब कायरल सेंटर अगर किसी को नहीं पता तो वो बता देता हूँ। एक ऐसा कार्बन या कोई भी एक ऐसा एटम जिसके ऊपर 4 डिफरेंट वैलेंसी जुड़ी हुई हो, अलग अलग वैलेंसी जुड़ी हो, ये मान लो कैपिटल A जुड़ा हुआ है, कैपिटल B जुड़ा हुआ है, कैपिटल D जुड़ा हुआ है, कैपिटल E जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन जिसपे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़ा हो, उसको अपन बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, तो मुझे कायरल सेंटर ढूंढने हैं, वही स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखो, अब क्लियर कट मुझे पहले सबसे, अगर मान लो इधर से चलता हुआ चल रहा हूँ, मैं इधर से देखता हुआ चल रहा हूँ इन कार्बन्स को, इधर से देखता हुआ चल रहा हूँ, तो जब मैं इधर से देखता हुआ चल रहा हूँ तो पहली बार मुझे पता है कि ये कार्बन मुझे दिख रहा है जिसपे एक CH3 अलग है और इधर वाले कार्बन स्केलेटन अलग है, नीचे अलग है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पे हो चुका है, एक ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा, ये वाला कार्बन, इस पे भी ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है दूसरा। फिर आगे चलिए आप, यहाँ से होते हुए अगर मैं आगे चलूँगा तो इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, अब इस साइड में चलता हूँ। जैसे ही आप इस साइड में चलोगे, ये वाला देखो, ये कार्बन जो है, इस पे एक CH3 ऊपर अलग, ये बेंजीन रिंग अलग अलग और एक हाइड्रोजन अलग है, तो ये भी हो जाएगा।
फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी अपने पास 3 बॉन्ड अलग है, एक हाइड्रोजन अलग है, ये भी हो जाएगा। फिर आगे चलोगे ये भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है यहाँ तक। और अगर आप देखोगे इसको, ये भी आपके पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको नज़र आएगा। फिर ये एल्कीन वाला नहीं होगा। फिर अपने पास ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मुझे क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहे हैं। तो टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो 2⁻8 हो जाएगा। 2⁻8 कितना होता है? तो 2⁻3 तो होता है 8, और 2⁻3 8 होता है, 2⁻4 16 होता है 16, और 2⁻5 कितना होता है 32। तो 2⁻5 तो 32 हो जाएगा, और 3 हो रहेगा, तो 32 इंटू 8 मतलब कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 256 हो गया। तो 256 के हिसाब से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे कितने मिलेंगे? 256। और स्टीरियो आइसोमर पूछता तो भी 256 ही होता है इसका आंसर। ठीक है जी, ओके। हाँ, इनेंशियोमरिक पेयर पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ इनेंशियोमरिक पेयर पूछा जाता। तो हमें पता टोटल 256 है, तो उसके 256 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो ये कर लिया अपन ने, सिंपल था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप अटैच टू ए कायरल कार्बन सेंटर। ये किसी अकायरल कार्बन सेंटर के साथ में अटैच्ड हो रहे हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ अबव ग्रुप बेस्ड ऑन द कोन CIP रूल, जो है कोन इनगोल्ड प्रेलोग जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, है ना। अब देखो, मतलब कहने का मतलब है आपको RS नेमिंग अच्छी से आनी चाहिए, और RS नेमिंग के अंदर आपको जो CIP रूल है वो भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जेई नीट टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये कौन से दिखा रहा हूँ मैं आपको? ये अपने पास है क्वेश्चन 2020 के जियो केमिस्ट के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखो कैसे बताते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक नंबर को देखोगे तो एक नंबर को ऐसे देखा जाता है बेसिकली। हम इसकी ना, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो आप क्या करो, इसमें एक बॉन्ड बना दो यहाँ पे CH। अब ये जो 2 बॉन्ड बाकी हमने ब्रेक करे ना, इसका क्या करो आप कि डबल बॉन्ड होता है तो डुप्लेट होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपलेट होता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपस में से बॉन्ड बना हुआ है, कि मान लो एक कार्बन इस पे जुड़ा हुआ है और वो सेम कार्बन इस पे भी जुड़ा हुआ है। सिमिलरली एक आप ऐसे बॉन्ड बनाएंगे कि एक कार्बन इस पे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इस पे जुड़ा है। अब देखो, दोनों कार्बन के 4 4 बॉन्ड बन गए। ये एक नंबर ग्रुप को इस तरीके से हम लोग CIP रूल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। सिमिलरली 2 नंबर को तो ऐसे दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 नंबर को आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे इस पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब 3 नंबर पे चलो, तो 3 नंबर पे क्या है? CH2 CH3। अब 4 नंबर पे चलो, तो 4 नंबर वाले को दिखाने की ज़रूरत है। कैसे दिखाओगे? CH, फिर आप क्या दिखाओगे? इसको सिंगल बॉन्ड बनाओ, इधर CH2 है, और एक कार्बन इसका इस पे और एक कार्बन इसका इस पे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि प्रायोरिटी आप कैसे दोगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जिस भी रिंग के साथ में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो अपने साथ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन। एक नंबर स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ। 2 नंबर में देखो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर 3 नंबर में देखो 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 4 नंबर में देखो ये जो कार्बन है वो 1 2 से जुड़ा हुआ है। मतलब इन चारों ओपन स्ट्रक्चर से ये पता चल गया कि एक नंबर की जो है प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो एक नंबर सबसे आगे होगा, मतलब ये या तो ये हो सकता है, ये दोनों कट गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए जितना एटॉमिक मासेस वगैरह ज़्यादा होता है तो उतना प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसके आगे 3 कार्बन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब देखें तो ये भी अपने पास सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये भी सेकेंडरी है। लेकिन ये जो सेकेंडरी है ये हाइपोथेटिकल वाला है, एग्जैक्ट एक्चुअल में नहीं है ये, है ना। एक्चुअल में कौन सा है? ये वाला है, तो इसलिए इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे हम 2 वाले को। तो 1 के बाद आएगा अपने पास, एक सेकंड, 1 के बाद इसमें CH पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो 3 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है इसमें? 3। इसमें 1 2 3 4, सॉरी 2 नंबर से पहले 4 नंबर आएगा, इसमें टोटल 4 कार्बन है। तो 1 के बाद में 4 आएगा, ऑप्शन तो यहीं से मिल गया। अब 2 और 3 में और चेक कर लेते हैं।
2 और 3 में तो पक्का ही पता अपने को, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, क्योंकि 3 तो सबसे पीछे है, 1 डिग्री कार्बन है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन अपने पास बिल्कुल ए ही जाना चाहिए, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 14 की तरफ। ये नीचे दिखाया हुआ भी गया है, तो आप सॉल्यूशन भी थोड़ा सा देख सकते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर वगैरह हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है अपने को, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल मैं आपको कहूँगा आप जेई नीट के क्वेश्चन लगाइए ज़रूर। ये आपका किसका है, 2020 का पेपर का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं ये ऐसे नहीं कर रहा जेई नीट में आया हुआ है ये, लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको आरएस नोमेनक्लेचर बताना तो बहुत आसान है। देखिएगा, आप यहाँ पे इसको 1 नंबरिंग देंगे, फिर ऊपर वाले को 2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखता है, एटॉमिक मास है। फिर नाइट्रोजन, फिर नीचे वाला, फिर 4 ये हो गया। आप 1 से 2 से 3 जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज का मेरे पास होता है एस। बट यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए एस की जगह क्या आएगा मेरे पास, आर आएगा। तो ये आर हो गया। नीचे आ जाओ, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। फिर अपने पास किसको मिलने वाली है, ऊपर वाले कार्बन को 2 नंबर, फिर 3 नंबर इस कार्बन को आएगी। तो 1 से 2 से 3 अगर मैं जाऊँगा तो कैसे जा रहा हूँ, 1 से 2 से 3 जा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में क्या होता है अपने पास, क्लॉकवाइज में होता है अपने पास आर, लेकिन ये 4 नंबर यहाँ पे है, जो कि हॉरिजेंटल पे, वर्टिकल पे नहीं है। इसलिए हम लोग आर तो ना लिख के क्या लिखेंगे इसको, एस। तो मेरे पास क्या आ रहा है एक्चुअल में, 2 पे तो आर आ रहा है, 2 नंबर वाले कार्बन पे 2 नंबर वाला कार्बन ये दिख रहा है आपको और 3 नंबर वाले पे एस आ रहा है। तो 2R3S, ए ऑप्शन करेक्ट जाना चाहिए। 2R3S ही तो आ रहा है। 3 पे वेट वेट वेट, कुछ गड़बड़ दिया इन्होंने, या मैंने कुछ गड़बड़ किया है। Cl को एक ऊपर, इथाइल, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर दैट। देखिएगा, यहाँ पे 1 नंबर तो ठीक है, 2 नंबर ऊपर दे दिया, 3 नंबर यहाँ पे ये है ना, इथाइल ग्रुप है, सॉरी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इथाइल ग्रुप है। तो ये अपने पास इस तरीके से जाएगा, 1 से 2 से 3 जाना ये। तो ये कैसे जा रहे हैं अपन, ये जा रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, लेकिन ये आर आएगा, क्योंकि मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, तो एक्चुअली में आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा दोनों पे आर। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, 15 नंबर में सिंपल ईजेड नोमेनक्लेचर पूछा आपसे। ठीक है, अब ईजेड नोमेनक्लेचर आपको कैसे बताना, ये भी बहुत आसान होता है, इसमें भी कोई बड़ा खेल है नहीं। सिंपल कौन इन गोल्ड पे लोग जो रूल है, सीआईपी रूल, उसके अकॉर्डिंग अपने को नंबरिंग करनी होती है, और कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इधर देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन को 1 नंबर, फ्लोरीन को 2 नंबर, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन को 1 नंबर, ब्रोमीन को 2 नंबर। एक एक सेम साइड है, तो ये हो गया अपने पास जेड। इस पे आ जाइए अगले पे, ब्रोमीन 1 नंबर, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है, तो ड्यूटेरियम को 1 नंबर। इधर 2 और ये 2, एक एक सेम साइड है, तो ये भी जेड हो गया। इस पे आ जाइए, ये तो हमें पता है ये एक एक सेम साइड है, तो ये तो जेड होना ही है, तीसरा तो। फिर चौथे पे आ जाइए, कार्बन के आगे ब्रोमीन है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, इधर 2 कार्बन है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, एक एक अपोजिट साइड है, तो ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, पहला जेड 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 फिर ई, तो 3 जेड फिर ई, 3 जेड ई अपने पास पहले ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो करेक्ट बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड कहाँ गिवन है, अच्छा फोटो बनाई नहीं इन्होंने, ये है कंपाउंड गिवन। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इधर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपसे पूछा गया, और गिवन कंपाउंड गलती से वहाँ पे दिया नहीं गया था, ये नीचे दे रखा आपको। अब देखिए, ये कंपाउंड दे रखा है, तो ये तो पक्का ही डेफिनेटली आपको दिख रहा है अनसिमेट्रिकल है। 2 बताए थे मैंने आपको, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें भी बताऊंगा क्या क्या होता है, उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो समझाऊंगा आपको। तो अनसिमेट्रिकल में आपको सिंपली करना क्या होता है, 2⁻n, और n यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर में फिर से समझाया था क्या क्या आते हैं अपने पास, वो आते हैं अपने पास क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काउंट करना। देखो, यहाँ पे इस कार्बन से शुरू करूँ यहाँ से, तो इधर तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे पहली बार कुछ मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है।
तो ये मेरे पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। सिमिलरली ये एक एल्कीन है, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज़म पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो है, दो ही दिख रहे हैं मुझे स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो 2⁻², अपने पास आंसर 4 आ जाएगा। सिंपल है, ये तो आसान था। करेक्ट आंसर अपने पास ए ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, तो सिंपल तरीके से था। ठीक है, ये 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके ना। चलिए देखते हुए चलिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये दो आपको कंपाउंड दे रखे हैं एक्स और वाई, और इनमें आपसे रिलेशनशिप पूछा है। देखिएगा, अब रिलेशनशिप पूछा है और कैसे इसको एक्सप्लेन करना आपको, तो एक काम कर सकते हैं आप, ये जो आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखी है आपको, नॉर्मल इसको फीचर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फीचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अक्स को देखिए, मैं ऐसे बना रहा हूँ अक्स को, ऐसे समझिए। यहाँ पे ये डॉट वाला कार्बन है, ये ओ एच है ऊपर की तरफ, फिर ये सी एस थ्री बाहर की तरफ आ गया, ये हाइड्रोजन पीछे हो गया। ठीक है, फिर इधर से मेरे पास कुछ ऐसे बना सकता हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन सॉरी, यहाँ पे सी एस थ्री। ठीक है, अब इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे समझो, अगर आप इसको सीधा वाई बनाएं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीधा वाई बना के थोड़ा सा सोचते हैं, तो इस सी एस थ्री को यहाँ भेज दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो, इस ओ एच को नीचे भेज दो। ठीक है, और जो फ्रंट होता है, ये फ्रंट जो है, फ्रंट फ्रंट को हम लोग बॉटम बना देते हैं, और जो बैक कार्बन होता है, ये जो ये है, एक सेकंड में थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ इसको। मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये, ध्यान से देखते हुए चलना। मैं थोड़ा सा ठीक से दिखा देता हूँ। देखो, फ्रंट कार्बन कुछ ऐसे इस तरीके से है। तो अपने पास एक्चुअल में ओ एच वाले स्केलेटन को मेरे को देखते हुए चलना। हाँ, मैं ऐसे देख रहा था ना, इस तरीके से देख रहा था। तो ओ एच ऊपर था, सी एस थ्री, और ये हाइड्रोजन। फर्क तो बस मुझे इससे ही पड़ रहा है, बाकी तो पीछे वाले में तो क्या है, इस में कुछ नहीं है, सी एच टू और सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कायरल है ही नहीं है। तो अब दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे को देखूंगा तो क्या मिलेगा आपको, सी एच थ्री ऊपर है, फिर यहाँ पे ओ एच इस साइड में है, हाइड्रोजन इस साइड में है, और फिर नीचे क्या है, पीछे क्या है, सी एच टू, सी एच थ्री है। अब देखिए, यहाँ पे एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, अगर इसको इस तरीके से इस बॉन्ड को फिक्स करते हुए मैं रोटेट करा दूँ, इसको यहाँ पे भेज दूँ, तो सी एच थ्री, ये ओ एच यहाँ पे चला जाएगा। जब ओ एच यहाँ जाएगा तो सी एच थ्री डेफिनेटली यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन डेफिनेटली इसकी जगह आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको बस रोटेट करा रहा हूँ। तो ओ एच यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ, ओ एच यहाँ आ जाएगा, सी एच थ्री आगे आएगा, तो सी एच थ्री यहाँ पे आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन था यहाँ आ जाएगा। अब आप इन दोनों में ये चीज़ चेक करो, देखो ओ एच तो सेम जगह है, ठीक है, ये भी चीज़ सेम जगह है, लेकिन ये सी एच थ्री और एच ये तो एक दूसरे को पलट गए, मतलब एक इंटरचेंज आ गया। ओड इंटरचेंज आते हैं तो ये पक्का ही क्या होता है, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर जाना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल इनेंशियोमर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से 3D में सोच के चेक कर सकते हैं। यही कुछ ऐसे आप सोहोर्स वगैरह में भी बना सकते हैं, फिर फीचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये तो आपके सी एस आई आर नेट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, और सी एस आई आर नेट क्या, ये तो जेई वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपली क्या होता है, गोज कन्फर्मेशन आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होती है, गोज कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे एंटी नहीं होती है, क्योंकि गोज में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह रहती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ दिख जाएगी, गोज कन्फर्मेशन इसकी मोर स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गोज कन्फर्मेशन, ये थोड़ा सा गोज ठीक नहीं बनाई गई है, मतलब गोज समझ जाना भी इसको, सॉरी बी नहीं है, ये तो इक्लिप्स्ड है ना, ये है गोज कन्फर्मेशन, ये नीचे वाली। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह रहती है इसमें बिल्कुल। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट सेट्स इज द बेस्ट फॉर सिंथेसाइजिंग अबव कंपाउंड। ये नीचे अपने को जो चीज़ें दे रखी है, इससे ऊपर वाला कंपाउंड मेरे को सिंथेसाइज करना है। तो कह रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा। तो देखो,
हमारे पास दे रखा है CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब आप एक चीज़ समझो कि जितना ज़्यादा जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो अच्छा नहीं होता है, हमें पता है ना। बल्कि न्यूक्लियोफाइल तो बेहतरीन नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ले देखो बी वाला ऑप्शन अभी तक मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे पर डायरेक्ट अटैक तो आप करा नहीं सकते, देखो 3 डिग्री है। अब ये देखो, इसको भी देखो 3 डिग्री है, तो SN2 टाइप अटैक तो यहाँ पे हो नहीं सकता, है ना। एलिमिनेशन की ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। और मुझे करवाना क्या है, सब्सटीट्यूशन, तभी तो यहाँ पे OCH3 जुड़ेगा। तो बी मुझे नहीं लग रहा, अभी के हिसाब से बी को नहीं रखूंगा मैं। अच्छा, अगर सी को मैं चॉइस में रखूँ तो CH3OH यहाँ पे दिया हुआ है ना। और दो चीज़ें अपने पास, सी में CH3OH दिया हुआ है और डी में क्या दे रखा है अपने को, CH3I। अब देखो डी वाला तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि डी वाले में न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है। यहाँ पे O माइनस होता तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता, तो डी तो नहीं रखूंगा, ठीक है। सिमिलरली बी में न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा नहीं है, 3 डिग्री है, एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर करेगी, तो ये भी नहीं रखूंगा। तो ऑप्शन बन सकता है या तो फिर ए या तो फिर सी। सी कैसे हो सकता है, क्योंकि सी में ये थोड़ा प्रोटोनेशन कर सकता है, उसके बाद में हाँ SN1 टाइप जा सकता है। तो सी फेवरेबल दिख रहा है मेरे को, या तो यहाँ पे, नहीं तो ए की भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है पूरी पूरी। अब हाँ, सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सी में एलिमिनेशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन की ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब ए क्यों होगा, क्योंकि ए में ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे आराम से SN2 अटैक करेगा। ये किससे जाएगी रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म से, SN2 पाथवे से जाएगी। फिर से थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 डिग्री है ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन को फेवर करेगा, ये फेवर करेगा। क्योंकि आपको पता है इथोक्साइड वगैरह जब रहते हैं तो एलिमिनेशन जनरली देखने को मिल सकता है आपको। फिर इसमें क्या होगा, OH है, इधर से H है, तो ये हाइड्रोजन अपने लोन पेयर दे सकता है, तो वही एलिमिनेशन टाइप यहाँ पे भी एलिमिनेशन वगैरह रह सकती है जनरली। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो इसमें, तो ये न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा नहीं है, तो बेटर ऑप्शन जाएगा E, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन का सही रहेगा अपना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो जरा क्या दे रखा है आपको। दे रखा है यहाँ पे मिथाइल हाइड, ये अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ, ABCD ऐसे 4 ऑप्शन है अपने पास। और द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट आपको इसका बताना है, ठीक है। ध्यान से समझो, मिथाइल हाइड्रोक्साइड आपको 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। अब 1 इक्विवेलेंट अगर आपको मिथाइल हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये जो साइक्लिक सिस्टम है इसको चेयर फॉर्म से जा सकते हैं आप, है ना। कैसे जा सकते हैं, चेयर फॉर्म से। या फिर सिंपली आप ये भी सोच सकते हैं। अच्छा, चेयर फॉर्म में अगर मैं जाऊँ तो कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सोचता हूँ। बस ऑक्सीजन वाली रिंग की चेयर फॉर्म बनाता हूँ ना, बस ऐसे एक चेयर फॉर्म बना दी। साइड में बेंजीन रिंग को भी तो जोड़ना है, ऑक्सीजन के जस्ट बगल में बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, तो इसलिए मैं ऑक्सीजन को कहाँ रखूँ। तो ऑक्सीजन लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे, मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, और बेंजीन रिंग कहाँ पे आ गई, ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन के आगे कार्बन कार्बन बेंजीन रिंग। फिर यहाँ पे Br अपने पास ऑक्सीजन के जस्ट आगे वाले कार्बन पे ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पे नीचे है, और इससे आगे वाले कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर है। अब जब ये फ्लिपिंग करेगी, या तो फ्लिपिंग का केस दिखाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन इससे फ्लिपिंग दिखानी पड़ेगी मुझे। जब ये फ्लिपिंग करेगी तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगी, है ना। तो जब ये इस तरीके से कन्वर्ट होगी तो मेरे पास ये वाला ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड, ब्रोमीन को दोनों को नीचे दिखाना ना, सॉरी सॉरी, यहाँ एक को ऊपर दिखाना है। इसको ऊपर दिखा दिया, इसको नीचे दिखा दिया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि
सी, और तो कुछ होने वाला है नहीं। जो मुझे क्लियर कट जो नज़र आ रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दिख रहा है मुझे। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किसका दिख रहा है, वो शायद आपको भी दिख रहा होगा। किस चीज़ का दिख रहा है? क्लियर कट देखो, इस चीज़ का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दिख रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डोनेट करेंगे ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? और फिर हमारे पास सेम इसी डायरेक्शन से आके OMe जुड़ सकता है। एक तो ये हो सकता है। अब उसके बाद में ये जो बनेगा, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने जब डोनेट करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, देखते हुए चलिएगा। ये है मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Br, और इस पे पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव आने के बाद MEOH जो है, MEOH, अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये सेम मतलब प्लेनर चीज़ है ना। अब ये तो इस पे अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो अबव वाला भी आएगा OMe और बिलो वाला भी आएगा OMe। तो ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट चला जाएगा। तो इसका आंसर 20 क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ए। बिल्कुल ठीक है, ए दे रखा है। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसे ही है, NGP बोलना है इसको, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन अपने पास और हो गए। इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, SN1 रिएक्शन वगैरह के हैं, तो बाकी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो प्रीलिम्स का मतलब लेवल तो काफ़ी अपने पास इजी रहने वाला है, ये आप मान के चलिए। बस आपको एक्यूरेसी दिखानी है, ठीक है ना? तो ऐसे मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 काफ़ी ऐसे सीरीज़ लेके हुए चलूँगा। बट आपसे एक निवेदन है कि आप चीज़ें रिकमेंड ज़रूर करिए ना कमेंट में। मतलब आई डोंट केयर कि आप शेयर करें ना करें, लेकिन मुझे एक्चुअल में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट के थ्रू, कि जो चीज़ें हैं वो कैसी जा रही हैं, आप और क्या चाहते हैं, है ना? तभी ना लोग, मेरे जैसे लोग आगे आएंगे। वरना अगर आप अप्रिसिएशन थोड़ा बहुत नहीं देंगे, ये नहीं कहता कि आप घंटों कमेंट कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप नहीं बताएंगे चीज़ों को कि किस तरीके से है कंटेंट, कैसा आपको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, तो फिर कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहेगा ना उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं उसमें। और जय हिंद, वंदे मातरम।